ये स्टूडेंट्स नया चैप्टर आपका फिर इस हिसाब से शुरू करते हैं हम, मीनिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब है एक प्री डिटरमाइंड स्केल और द मेजरमेंट, जिसके बेसिस पर हम कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि इतना लग जाएगा। जैसे मान लो आपके घर में 10 गेस्ट आने हैं खाना खाने के लिए, तो आपको भी एस्टिमेट होता है कि 10 गेस्ट हैं तो हमें कितना आटा बनाना है, कितनी सब्जी बनानी है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्री डिसाइडेड हमारा स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ का। जैसे ही हम कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम उसका एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि इतना खर्चा तो होना ही होना है, और उसी खर्चे के बेस पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को आगे करके चलते हैं। तो कहता है कि जो आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्री डिटरमाइन कॉस्ट विच डिटरमाइंस व्हाट ईच प्रोडक्ट्स और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसिस। गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है ब्राउन्स एंड हावर्ड्स के थ्रू। तो आप इसको कर लेंगे लर्न, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ आ जाएगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे आप मकान बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं एक घर को, और उस कंस्ट्रक्शन में आप सोच के चलते हैं कि आपका 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जब आप उसको करते हैं तो आपका 5,30,000 का मान लो खर्चा आता है। तो इट मीन्स आपका जो स्टैंडर्ड से क्या है, फेवर में अनफेवर में है, क्योंकि आपका जो एस्टिमेट था उससे ये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये आपके लिए अनफेवरेबल है, ठीक है। अगर ये इससे कम आता, मीन 4,80,000 आता, तो आप क्या मान के चलती है, इससे कम है तो ये आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। ये आपके लिए एडवर्स है। तो इसी तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग एंड अब बात आती है देखो ये तो था स्टैंडर्ड का, अब बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? जब हम इन्हीं स्टैंडर्ड्स को कुछ प्रॉपर पैमानों पर, कुछ मेथड्स पर बेस्ड कर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, एक टेक्निक के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मान ली जाती है। जैसे कि वो कहता है, देखो स्टैंडर्ड का मतलब है कि परिमाप होना, ठीक है। स्टैंडर्ड इज़ एक परिमाप है, एक मेथड है, एक प्री डिसाइडेड टर्म है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है कि उस स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए जो प्रोसेस, जो टेक्निक्स, जो मेथड्स हम एडॉप्ट करते हैं, दैट आर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? ये एक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड होता है, परिमापों को निर्धारित कर दिया जाता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स या साइलेंट फीचर जिसे बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको कि ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पार्ट है। तो वो कहता है पहले तो हम डिटरमाइन करते हैं, दूसरा वो कहता है कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट को हम कंप्यूट करते हैं। मीन जो हमने पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, फिर हम उस पर एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, फिर हम उनका क्या करते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तीसरी चीज़ कंपैरिजन में फिर क्या करते हैं, हम वेरिएंसेस को कंप्यूट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड को फिक्स किया, फिर हमने क्या किया, एक्चुअल में कॉस्ट आई, फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो निकाला, दैट इज़ योर कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। कंप्यूट करने के बाद रीजंस निकालने हैं, किस रीज़न से ये वेरिएशंस आए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस रीजंस को दूर करने के लिए ऑप्शंस कौन सी हैं, ठीक है, उन ऑप्शंस को हम स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये सारे पार्ट्स आपने इसके अंदर जो है एक प्रोसेस जिसको हम बोल सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि ये आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप इसको एज अ प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड की प्रोसेस क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस क्या है, तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू भी इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कौन कौन से हैं। वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जब स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं तो उससे आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। आपको ये पता होता है कि मुझे 10 रुपये में चीज़ तैयार करनी है, तो आप उसी के बेस को लेकर काम करते हैं। दूसरा वो कहता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे 10 रुपये में चीज़ बननी है, अगर वो आपकी 12 रुपये में बनती है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये 2 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस 2 रुपये को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जब आप कम करने की बात आती है तो इट मीन्स आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे? वो कहता है जो
प्रोडक्शन कर रहा है वही प्रोडक्शन की वेस्टेज के लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मान लो कोई चीज़ 10 में बन रही है और वो 15 में बनती है, तो जो ये 5 रुपये का डिफरेंस है इसके लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। सप्लीमेंट्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल, एक आपका बजटरी कंट्रोल होता है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि आप फिक्स करके चलते हैं कि जो आपका बजट होता है, जैसे घर में होता है बेसिकली, जो आपकी मदर्स होती हैं वो क्या करके चलती हैं, वो घर के खर्चे के लिए 10,000 रुपये मांगती हैं आपके फादर से, और वो उस 10,000 में से 9,000 का खर्चा करती हैं, 1,000 रुपये वो सेविंग कर लेती हैं। तो अगले महीने भी वो 10 ही मांगेगी, क्योंकि उनको पता है कि 10 जो है उनका बजट है, इतने का तो उनका खर्चा होता ही होता है और वो उनके बजट में है, इतना वो कर पाते हैं। ठीक है, तो कहता है जो आपकी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आपकी बजटरी का क्या है, एक सप्लीमेंट है। अगर आप बजट नहीं बना रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसको भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रोग्रेसिव ऑफ द मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट, जो आपकी मैनेजमेंट है उसको भी आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं कि जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मीन आपने कितना प्रोडक्ट तैयार किए, किस रेट में किए, कम किए, ज़्यादा किए, क्यों किए, ये सारे रीजंस आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट में तैयार करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस क्या है अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू करते हैं। सबसे पहली बात तो कहता है एलिमिनेशन ऑफ वीकनेस ऑफ द हिस्टोरिकल सिस्टम। वो कहता है आप एलिमिनेट कर पाते हैं जो आपके हिस्टोरिकल सिस्टम या जो आपकी कमियां होती हैं, चाहे वो कमियां आपकी किसी भी लेवल की हैं। कहने का मतलब है, कमियों से यहाँ पर मतलब है कि जो आप कॉस्ट निकालते हैं उस कॉस्ट में जो भी कमी रह जाती है, ज़्यादा आती है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर पाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। दूसरा, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है, बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। तीसरा ये कहता है इसमें कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, फिर इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये स्टॉक वैल्यूएशन में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब है जब आप क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपकी ये जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये आपको बताती है कि जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो कितने रुपए की है, और उसके बेसिस पर भी आप कई बार क्या करते हैं, अपना ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस करते हैं। उसके बाद आता है जो आपके बाकी के सेकंड एडवांटेजेस आते हैं। सेकंड एडवांटेजेस आते हैं जो आपके मोटिवेशनल प्रॉफिट्स होते हैं। मोटिवेशनल प्रॉफिट्स में वो कहता है एक तो होता है कॉस्ट कंसाइजनेस। वो कहता है कॉस्ट कंसाइजनेस क्या होती है कि आप जो लोग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो लोग कॉस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कॉस्ट को कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है, उनके लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मेजरमेंट्स ऑफ इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी, जो आपकी एफिशिएंसी होती है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है इसके बेसिस पे, और जो वेज इंसेंटिव सिस्टम है उसको भी बेनिफिशियल बनाया जा सकता है, वो भी आपके लिए काफ़ी प्रभावी रहता है, वो भी आपके लिए इफेक्टिव रहता है। उसके लिए आपकी मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट्स होते हैं, तीसरे नंबर पर आती है आपकी मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा वो कहता है जो आपकी MBE है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, जितना आप मान कर चलते हैं उसके बेस पर ही आपका काम होता है। फिर वो कहता है जितनी भी आपकी डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज़, जितनी भी आपके जो पावर्स हैं वगैरह हैं, उनको आप, क्योंकि पता है कि आपने स्टैंडर्ड बना लिए, काम इतने में होना है, तो आप इजीली उस चीज़ को किसी और को भी दे सकते हैं करने के लिए, तो दूसरे लोग उसको इजीली कर लेते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फिक्स किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया इसमें जो प्राइजेस वगैरह हैं उसको इजीली फिक्स किया जाता है, बजट बनाने में, उसकी प्लानिंग करने में, और जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो प्रोवाइड करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, जितने भी आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पड़ी हैं उसमें काफ़ी सारे कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जो आपकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉन स्टैंडर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड आप पहले से फिक्स कर नहीं चल सकते हैं, या जिनका जो है वो अनसुटेबल होती हैं, अनसुटेबल कंसर्न्स में होती हैं, तो उनको आप नहीं कर पाते हैं। दूसरा वो कहता है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, खुद में स्टैंडर्ड को फिक्स कर पाना कि आपकी कोई चीज़ इतने रुपये में बन जाएगी, ठीक है, वो अपने आप में तैयार हो जाएगी 10 रुपये में, तो ये चीज़ जो 10 रुपये है ये बहुत ही बड़ा एस्टीमेट होता है। ये आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, या आपको एक ट्रायल बेस पे करके देखना पड़ता है, तब जाकर, या प्रैक्टिस से, या आपको एक्सपीरियंस से, वहाँ से जाकर आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं।
उसके बाद नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल फर्म, जो छोटी फर्म्स होती हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत कॉस्टली मेथड पड़ जाता है। और उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप फिक्स करने में बहुत मुश्किल आ जाती है, क्योंकि आप ये तो कहते हो ये चीज़ 10 रुपये में बन जाती है, लेकिन जब बनाने लगते हैं, जो चीज़ एक्चुअल में करने लगते हैं, तो उस टाइम में आपको काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ता है। उसके बाद है चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस, जो बिज़नेस की कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट्स मार्केट में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर होता है। अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखें, कई बार मैच्योरिटी पर होता है, उस टाइम में अलग सिचुएशन है, डिक्लाइन पर होता है, उस टाइम में अलग सिचुएशन है। तो वो यही चीज़ कहता है कि जब हम प्रोडक्ट की, अगर हम एक लाइफ साइकिल के बेस पर देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की और सिचुएशन होती है, इस पर जाकर और सिचुएशन होती है, यहाँ जाकर और होती है, और जब डिक्लाइन पर आता है कुछ और सिचुएशन होती है। तो हर सिचुएशन पर जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग फिक्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेंज इन द बिजनेस कंडीशंस हो गया। नीड्स ऑफ द बजट कंट्रोल, वो कहता है जो सबसे पहला जो वो कहता है कि बजट को कंट्रोल करना, मतलब कॉस्ट तो कंट्रोल होती ही होती है, कॉस्ट कंट्रोल करना तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन वो कहता है जो बजट कंट्रोल होता है वो भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, बजट को कंट्रोल करना। क्योंकि देखो, आप जितना खुले हाथ से बजट बनाएंगे उतना ही आपका होगा। आप कोई चीज़ का गुजारा अगर 10 रुपये में कर रहे हैं तो उसका 8 में भी हो सकता है और उसका 12 में भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर हम उस बजट को अपने इस एस्टीमेट के बेस पर करते हैं तो वो ठीक रहता है। उसके बाद फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहती है, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काफ़ी हाई लेवल होता है और वो जो आपके पर्सन होते हैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो कहता है कि आपका ये बेसिकली जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उन्हीं में ये करना चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ें रिसाइकिल होकर बनती हैं या जो चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं उन्हीं चीज़ों को इसके अंदर कंसीडर करना चाहिए। जॉब जो आपकी है वो कहता है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वगैरह होती हैं, वो कहता है इन सभी में आपके स्टैंडर्ड्स को भी बेसिकली ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद वो कहता है असेंशियल्स कंडीशंस ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो असेंशियल्स कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके अंदर आपने स्टडी करना है। 8 जो असेंशियल्स कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें फर्स्ट आपकी आती है प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर डिटरमाइन करना, आपने स्टैंडर्ड्स को करना है। उसके बाद उसके अंदर आपने काउंटिंग जो आपकी अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल प्रोसेस जो आपकी है वो करना। ये बहुत ही सिंपल और क्लैरिफाई होता है। इसमें आपकी वेरिएंस रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें आप वेरिएंस को एनालाइज कर पाते हैं। उसके अलावा जो आपका प्रॉपर इंटरेस्ट होता है मैनेजमेंट का उसको स्टडी कर पाते हैं और उसके अलावा प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स गुड्स वगैरह तैयार कर पाते हैं और जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको भी आप इसके अंदर स्टडी कर पाते हैं।